सीटेट पेपर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक गांव शहर व्यापार। बार बार यहां से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वाले चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर पक्के यहीं पर कर दूंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा थ्योरी बताऊंगा, पूरे के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। जितना भी पेपर में यहां से पूछा गया सब कुछ आपको कराने वाला हूं। नए मित्र अगर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो मैं आपको कह दूं 5 से 6 दिन में आप लोग कंप्लीट सामाजिक विज्ञान एसएसटी की तैयारी कर लोगे। बिल्कुल 60 नंबर की, बिल्कुल कम दिनों में, 5 से 6 दिनों में। और ये करोगे कैसे? आप हमारे नोट्स लेकर के करोगे। नोट्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी पेडागोजी सब कुछ मिलेगा। 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और नोट्स में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सभी वर्षों के मिलेंगे 2011 से अब तक का। देख लो आप लोग, कंटेंट इस प्रकार से रहेगा। पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए होंगे वो सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से यहाँ पर मिलने वाला है। तो नए मित्र अवश्य इन नोट्स को लेकर के अपने पास रख लें। 5 से 6 दिन में आप लोग कंप्लीट इन नोट्स को कर लोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 60 नंबर की पूरी तैयारी। लेने कैसे हैं? नंबर यहाँ पर लिख दूं 9696400597। इस नंबर पे फटाक से कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो। मैं बात आपसे खुद करूंगा, खुद आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स का प्राइस 199 रुपए है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए शुरू करता हूं महत्वपूर्ण वीडियो को। टॉपिक का नाम है गांव शहर और व्यापार। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और हमेशा आते रहते हैं। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग उस दौरान रहा करते थे। तो 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर लोग हैं, उनको समझा देता हूं। देखो, पहला, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलेला कहा जाता था। बहुत बार पेपर में आया है, समझो इसको। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को बेलेला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार कहा जाता था और अदमई कहलाते थे। क्या समझा आपने? 3 लोग कौन थे? तमिल क्षेत्र के जो बड़े, तमिलनाडु दक्षिण भारत के जो बड़े लोग थे वे बेलेला कहलाते थे। साधारण हलवाए थे, बीच वाले मध्य लोग थे, उनको उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन, जिनके पास जमीनें नहीं थी, मजदूर थे, उनको दास, कड़ैसियार कहा जाता था। और अदमई भी यही लोग कहलाते थे। ठीक, अब आते हैं ग्राम भोजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम भोजक ने तो लोगों की नींदें हराम कर दी। पेपर में इतना क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है। देखो, देश के उत्तर के हिस्से के जो गांव का प्रधान हुआ करता था उसको ग्राम भोजक कहलाता था। उसका पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब बाप मरा तो बेटे को पद मिला, बेटा मरा तो उसके बेटे को पद मिला, ये होता है अनुवांशिक। ठीक, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था ग्राम भोजक। इसकी जमीन पर दास मजदूर काम किया करते थे। राजा कर वसूलने का काम भी ग्राम भोजक को ही देता था। उस दौरान जो राजा हुआ करता था वो भी कर वसूलने का काम ग्राम भोजक को ही दिया करता था, क्योंकि ये बड़ा था, गांव का प्रधान था। न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम यही कर लिया करता था। तो न्यायाधीश का भी काम करता था, पुलिस का भी काम करता था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक समझ गए ना आप लोग? समझा दिया मैंने पूरा ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक को समझाऊंगा, समझा ही दिया मैंने आपको। गृहपति को समझो। गृहपति स्वतंत्र कृषक होता है, एकदम बिल्कुल गुलामी से मुक्त कृषक, किसी भी प्रकार का कोई गुलाम कृषक नहीं, एकदम स्वतंत्र कृषक। गृहपति का मतलब स्वतंत्र कृषक। इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसमें ऐसे स्त्री पुरुष आते थे जिनके पास जमीन नहीं थी। दास कर्मकार भी आते थे, दूसरों की जमीन पर भी काम करते थे। तो गृहपति में क्या क्या था? गृहपति है एक स्वतंत्र कृषक, ज्यादातर छोटे किसान, स्त्री पुरुष भी आते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, दास कर्मकार भी गृहपति में आते थे, इनके अंडर में काम करते थे, दूसरों की जमीन पर भी काम किया करते थे, दास कर्मकार। ठीक, गृहपति समझा दिया। उसके बाद ये भी समझते चलो प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना 2300 साल पहले हुई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, मदुरै है आपका तमिलनाडु में, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था, है ना। चोल चेर पांड, जिसको क्या नाम से जानते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, नीचे शायद मैंने लिखा होगा। उसके बाद मथुरा की बात करने से पहले जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया उतने क्वेश्चन करा दूं। ग्राम भोजक, गृहपति, प्राचीन तमिल की रचनाएं, ठीक है ना। हाँ, उसको बोलते हैं मुवेंदार, यहाँ पर लिख देता हूँ मुवेंदार, मुवेंदार इस प्रकार से। मुवेंदार में क्या है? 3 व्यक्ति हैं, चोल चेर पांड। चोल चेर
पांड ये सरदार हैं दक्षिण भारत के, ठीक, मोवेंदार कहा गया था। अब क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करता हूं। मोवेंदार मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, मैंने वहां पर भी बता दिया। जितना कराया उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को मैं अभी करा देता हूं। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव का उनके अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करो। बताओ, ग्राम भोजक का मिलान करो। पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा गया बताओ, इधर 4 दे दिए गए, इधर 3 दे दिए, एक का आपको मिलान करना ही नहीं है ना, कंफ्यूज करता है। जैसे ग्राम भोजक मैंने आपको बताया, तो यह भूस्वामी है, गांव का प्रमुख होता है, तो आप 1 का 4 कर लोगे। 1 का 4 1 में भी है, 3 में भी है। उसके बाद गृहपति मैंने बताया स्वतंत्र कृषक, गुलामी से मुक्त कृषक, स्वतंत्र कृषक, बी का आपका थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड सिर्फ 1 में था, इसलिए आप आंख मूंद कर करेक्ट कर पाओगे। बाकी आपको पता हो ना पता हो, 1-2 पता होने आपको चाहिए, ठीक। इस प्रकार से देखो, ग्राम भोजक मैंने क्या बताया आपको, ये हो जाएगा, गृहपति हो जाएगा, स्वतंत्र कृषक। और दास कर्मकार क्या थे, दूसरों की जमीन पर काम करते थे। शिल्पकार का मतलब है किसी चीज को बना दे, कोई शिल्पी व्यक्ति, मकान बनाने में उत्तम, किसी चीज को बनाने में उत्तम, वो होता है शिल्पकार, समझे। उसके बाद गृहपति तो मैंने आपको बताया, भी आगे और बताऊंगा। गृहपति का मतलब क्या था, स्वतंत्र कृषक था। अगर आपने इसका मिलान गृहपति पता है तो आप कर लोगे, डी का थर्ड, ठीक हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन 2 बार पेपर में रिपीट हुआ है, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों रिपीट हुए पेपर में। मैं आपको ग्राम भोजक वाले करा दूं, फिर आगे मैं बात कर ही लूंगा। ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है, नहीं वाला बताना है। वह अक्सर बड़ा जमींदार होता था, करेक्ट है। उसका पद वंशानुगत होता था, करेक्ट है। राजा कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं करता था, नहीं। वो कभी वो न्यायाधीश भी बनता था, कर भी वसूलता था, पुलिस भी बनता था, सब कुछ बनता था। ये तो गलत बात कर दी, नहीं वाला कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। और इनकी जमीन पर मजदूर लोग काम करते थे, भाड़े के श्रमिक भी काम करते थे, ये भी करेक्ट है। नहीं वाला बताना है तो आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद ग्राम भोजक एक और देख लो क्वेश्चन, ग्राम भोजक के बारे में नहीं बताना है। चौथा नहीं है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, बल्कि करता था काम। क्या है, ये काम करता था, नहीं दिया गया, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही आपके दिए ही गए हैं, ठीक। यहां पर गृहपति दिया गया तो मिलान किसके साथ हो जाएगा, स्वतंत्र कृषक के साथ मिलान हो जाएगा। अब मैं आगे, मैंने आपको क्या क्या बताया, ग्राम भोजक को मैंने बता दिया और गृहपति को मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। उसके बाद तमिल की जो प्राचीन रचनाएं हैं उनको मैंने बता दिया, जिनको संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। अब मथुरा की बात करूं, ये मथुरा है कहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जो कृष्ण मूर्ति के लिए फेमस माना जाता है ना। 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर यह स्थापित था या स्थित था। मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था, महत्वपूर्ण मूर्तियों का केंद्र भी था, किलेबंद भी थी। यातायात और व्यापार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। उसके बाद लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं, बौद्ध विहार भी हैं और जैन मंदिर भी हैं, मथुरा में हैं। और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा, कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रही। उसके बाद यहाँ पर समझो आप लोग, मथुरा में पत्थर खंडों मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त हैं, अर्थात छोटे हैं, पढ़ नहीं पाए लोग ने, जो स्त्री तथा पुरुष के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मथुरा में जो संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं वो दान का उल्लेख करते हैं, दान का उल्लेख करते हैं। राजा रानी प्रजा व्यापारी शिल्पकार दान करते थे। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, माला बनाने वाले माली तथा इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। तो पेपर में कल को आपसे पूछ सकता है कि इत्र बनाने वाले लोहार, सुनार, बुनकर, माली, शिल्पकार, व्यापारी, प्रजा, राजा, रानी के दान का उल्लेख कहां पर मिलता है, तब आपका जवाब होना चाहिए मथुरा में मिलता है। कहां पर, मथुरा में मिलता है, करेक्ट, कंप्लीट। उसके बाद कपड़ा उत्पादन केंद्र को समझो। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई प्रसिद्ध थे। उत्तर भारत में वाराणसी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था।
श्रेणी क्या है, श्रेणी को समझो। शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से पेपर में न जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए। श्रेणी का मतलब क्या है, शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। शिल्पकार की श्रेणियां जो थी उनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल को वितरण करना। व्यापारियों की श्रेणियां क्या थी, व्यापार संचालन करना। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। श्रेणियां जो थी वो बैंकों के रूप में काम किया करती थी। श्रेणी को समझा दिया। एक पतन और समझो, अरिकामेडु। अरिकामेडु पुदुचेरी में है। कहां पर, पुदुचेरी में एक पत्तन लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु पतन था। दूर दूर से आए जहाजों का सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों का ढांचा मिला है जो शायद गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले समझो एम्फोरा पात्र कहाँ से मिला है, अरिकामेडु पतन से मिला है। 2200 से 1900 साल पहले यहाँ पर जहाजों का आवागमन हुआ करता था, सामान को उतारा जाता था। करेक्ट। ईंटों का ढांचा मिला है जिससे इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये गोदाम रहा हो, माल गोदाम रहा हो। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। एम्फोरा में शराब या तेल रखा जाता था। एम्फोरा में क्या रखा जाता था, शराब या तेल रखा जाता था। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथकंडे या हत्थे लगे थे। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। एम्फोरा, शराब या तेल रखी जाती थी, एक पात्र है, ठीक है ना। दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे थे। एरेटाइन क्या, एरेटाइन में मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन है, लाल चमकदार बर्तन है। उसके बाद मोवेंदार को समझो। संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, चोल चेर पांड्य। मोवेंदार का अर्थ क्या है, चोल चेर पांड्य इसका अर्थ है। उसके बाद चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, ये इंपॉर्टेंट है। चोलों का पतन क्या है, पुहार है या कावेरी पट्टनम है, ये चोलों का है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम। पांड्यों की राजधानी मदुरै है, पांड्यों की राजधानी मदुरै है। मुवेंदार तीन मुखिया चोलचेर पांड्य नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। मुवेंदार जो लोग थे ये क्या करते थे, नियमित कर नहीं वसूला करते थे, उपहारों की मांग किया करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। आसपास जाते थे और लोगों से कर वसूल लेते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों का उनका भी संचालन करते थे या निकल पड़ते थे, उपहारों की मांग किया करते थे नियमित कर की बजाय। उसके बाद समझो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का प्रमुख राजा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। कुषाण शासक सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित किया। कुषाण शासकों ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। पेशावर और मथुरा। ये तो मैंने आपको करा ही दिया क्वेश्चन, यहां पर था मैं। श्रेणी को मैंने बताया, क्या बताया, शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को श्रेणी के नाम से जानते हैं। गृहपति स्वतंत्र कृषक होता है। एरेटाइन पात्र मैंने बताया, मुहर लगा एक चमकदार लाल बर्तन। बेरीगाजा क्या है, एक भरूच है, भरूच, बेरीगाचा भरूच। एक पतन कह सकते हो आप लोग इसको, बंदरगाह, बंदरगाह लिख दूं, बंदरगाह है ये भरूच। ठीक, मिलान हो गया आपका। उसके बाद एक और मिलान देख लो। इस वाले चैप्टर की यही खासियत है, मिलान पूछता है। गृहपति स्वतंत्र कृषक के साथ हो जाएगा इस प्रकार से। श्रेणी मैंने आपको बताया शिल्पकार या व्यापारी के संग। अरिकामेडु क्या है, अरिकामेडु तटीय निवास, पत्तन का निवास। अधिमई क्या था, भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर अधिमई कहलाते थे। कडेसियार भी कहलाते थे। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लो। शुरुआत में चैप्टर में मैंने आपको बेललार बताया था, तमिलनाडु का है ये। बड़ा भूस्वामी, बड़ा भूस्वामी हो जाएगा तमिलनाडु का, ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। उड़वार हलवाए
यानी कि जो हल चलाते हैं, बी का हो जाएगा आपका चौथा, बी का हो जाएगा चौथा। गृहपति मैंने आपको बताया है स्वतंत्र कृषक होता है, ठीक। अधिमई मजदूर होता है, अधिमई क्या होता है, मजदूर होता है, स्वतंत्र कृषक होता है गृहपति। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। समझे नहीं आप लोग? नहीं समझ पाए होगे यार, ये पास पास में दिया गया ना। देखो गृहपति का मिलान स्वतंत्र कृषक के साथ कर दिया मैंने, इस प्रकार से समझो, गृहपति स्वतंत्र कृषक के साथ। उसके बाद अधिमई थे आपके भूमिहीन मजदूर, अधिमई थे, ठीक। उसके बाद बेललार था, ये तमिलनाडु का था, बड़ा भूस्वामी, ठीक है ना। और उड़वार क्या था, ये था साधारण हलवाई, उड़वार, करेक्ट। यहाँ पर भी क्वेश्चन है मिलान वाला, कर लेते हैं मिलान। दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन आया है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्या बताया मैंने, एम्फोरा भी बताया। एम्फोरा का मतलब है जिसमें शराब या तेल रखा जाता था, जिसको दोनों तरफ से हाथ से पकड़ भी सकते थे, हत्थे लगे थे। तो लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड आपका दूसरे में दिया गया है और आपके पहले में दिया गया है। तीसरा गलत, चौथा गलत। मैंने एरेटियन पात्र भी बताया, जो लाल रंग का था, चमकदार बर्तन था, मुहर लगा हुआ था, ठीक। एरेटियन का मिलान हो जाएगा डी का पहला, डी का पहला यहाँ पर दिया गया, डी का थर्ड ये गलत हो जाएगा। उत्तर आपकी आंखों के सामने, सेकेंड जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ए का चौथा, आहत सिक्के डाई के प्रयोग से चिन्हों के मुहर लगे पाए गए हैं और मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन बनाए गए हैं, उत्तरी काले चमकीले पात्र। इस प्रकार से मिलान इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैंने कुसाड़ के बारे में भी आपको बताया। कुसाड़ों ने निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों पर शासन किया, पेशावर और मथुरा में इन्होंने शासन किया। सिल्क रूट, जो अभी मैं आपको बता रहा था सिल्क रूट के बारे में, ठीक है ना, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध थे कुसाड़, और इन्होंने शासन मध्य एशिया पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वालों में से एक थे और इन्होंने व्यापारी का उपयोग करके सिक्कों को जारी किया, ठीक। ये कुसाड़ों के बारे में था क्वेश्चन। रेशम मार्ग और कुसाड़ को भी समझा देता हूं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे, ठीक है ना। तो कुसाड़ों ने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो व्यापारी आते थे उनको ये बचाते थे, आक्रमण से बचाते थे, क्योंकि रास्ते में लुटेरे लोग थे जो व्यापारियों को लूट लेते थे, ठीक है ना। तो कुसाड़ शासक इनकी रक्षा किया करते थे, इसलिए इनको धन भी मिलता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध थे कुसाड़। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनकी दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला इसके राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, फिर वहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। उसके बाद मैंने संगम साहित्य की रचना संकलन किस नगर में हुई थी, आपको जस्ट अभी मैंने बताया, मदुरई में हुई थी। मदुरई कहां पर है, दक्षिण भारत के तीयन, तमिलनाडु में है। ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में उल्लेख है, संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट से व्यापार के प्रमाण मिले हैं, पुहार या कावेरी पट्टनम से, पुहार या कावेरी पट्टनम से। उसके बाद मैंने आपको मुवेंद्र के बारे में बताया। चोल चेर पांड को संयुक्त नाम से संगम कविताओं में मुवेंद्र कहा गया, चोल चेर पांड को। उसके बाद मथुरा से जुड़ा एक क्वेश्चन और देखो, मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था, ठीक। यहां पर समझो, ये मैंने समझा भी दिया है। 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा मथुरा। यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक। 2000 साल पहले कुसाड़ों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा धार्मिक केंद्र भी रहा, यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। और 2300 साल पहले तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को बेल्लार कहा जाता था, बेल्लार कहा जाता था। अधिमई कौन थे, अदमई थे भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन, और ये थे कड़ेसियार भी मजदूर थे। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, मोवेंदार सही है। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा, पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयुक्त होता है, तो मोवेंदार उस शब्द का नाम है। तो यह भी टॉपिक
यहीं पर मैं द एंड करता हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई होगी, जहाँ से पेपर में ना जाने कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। यह टॉपिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, और हर्षवर्धन और हर्षचरित और उनके दरबारी कवियों का भी अध्ययन करेंगे। और दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय जैसे व्यक्ति भी यहीं पर आपके द एंड कर दिए जाएंगे, और यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अश्वघोष, बाण भट्ट जैसे व्यक्ति भी यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा। उसके साथ स्तूप का भी आपको बताऊंगा, स्तूप क्या है, मणिमेखलई, शिल्पदिकारम, मंडप, इन सभी को यहाँ पर कराऊंगा। जितने भी नए मित्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कहना चाहूँगा, आपके पास बिल्कुल कम वक्त है। 5 से 6 दिन में अगर आप लोग कंप्लीट एसएसटी की तैयारी करना चाहते हो, वो भी 60 नंबर की, बहुत ही कम दिनों में, तो आप लोग हमारे इन नोट्स को ले सकते हो। नोट्स में कंप्लीट आपको एनसीईआरटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी, पेडागोजी सब कुछ आपको मिलेगा। नोट्स लेने के लिए 9696400597 इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है, और नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। अलग से कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। किसी चीज की प्रशंसा में लिखा गया कोई भी लेख जिसको प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की प्रस्तुति इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। किसने की थी? हरिशेन ने इसकी रचना की थी। हरिशेन कौन था? हरिशेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। ठीक। और यह रचना दरअसल संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रस्तुति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की प्रस्तुति बताती है राजा एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला, राज्य को ईश्वर के बराबर बताया। राजा को ईश्वर के बराबर किसने बताया? तो हरिशेन ने बताया। राजा एक योद्धा किसने बताया? हरिशेन ने बताया। युद्ध को जीतने वाला राज्य का राजा किसने बताया? हरिशेन ने बताया। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट रहेंगे। बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को सिक्कों में दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक। हरिशेन ने 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति नीतियों का वर्णन किया है। पहली नीति, आर्यावर्त के 9 शासक जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया। पहला, दक्षिणापथ के 12 शासक हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। दक्षिणापथ के शासक कैसे थे? दक्षिणापथ के शासक थे, इनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया और इन्होंने हार स्वीकार कर ली, तो इनको दोबारा शासन करने की अनुमति दे दी गई। और आर्यावर्त के शासकों को हरा करके इन्होंने अपने राज्य में ही मिला लिया। 2 चीजें क्लियर। तीसरा पॉइंट, पड़ोसी देश असम, बंगाल, नेपाल के कई गढ़ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उनकी आज्ञाओं का भी पालन करते थे। जो पड़ोसी देश असम, बंगाल थे ना उस दौरान, तो ये वहाँ के राजा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाया करते थे, आज्ञाओं का भी पालन करते थे। उसके बाद चौथा, बाह्य इलाकों के शासक कुषाण या शक तथा श्रीलंका के शासक, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर लिया। ये 4 नीति मैंने आपको बताई। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सबसे पहले आपको कराता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ के बारे में? दक्षिणापथ मैंने क्या बताया? दक्षिणापथ को हरा दिया और इन्होंने हार को स्वीकार कर लिया और इन्हें पुनः शासन की अनुमति दे दी। पुनः शासन इनको लौटा दिया था समुद्रगुप्त ने। तो उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका, उन्हें समुद्रगुप्त ने राज्य का अंग बना लिया। अंग किसको बनाया? अंग बनाया आर्यावर्त को। किसको बनाया? आर्यावर्त के शासकों को हरा करके अंग बना लिया था। ये आर्यावर्त की बात की गई। आपको बताना दक्षिणापथ। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। पुत्रियों का विवाह किसने किया था? नेपाल, श्रीलंका वाले देश ने, है ना। ये दूसरे की बात कर ली। उपहार कौन लाते थे? पड़ोसी देश असम, बंगाल लाते थे। इन्होंने हार स्वीकार की, पुनः शासन करने की अनुमति दे दी। 4th जवाब इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जितना बताया उतना क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक। उसके बाद हर्षवर्धन और हर्षचरित को समझा देता हूं। 1400 साल पहले राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे।
उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी। चीनी यात्री हुएन त्सांग हर्ष के दरबार में आया था, हर्ष के दरबार में आया था। ठीक, तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हुएन त्सांग आया था। ऐसा भी हुएन त्सांग कहीं कहीं पर लिखा आपको मिल सकता है, हुएन त्सांग। यहाँ पर भी हा है, हर्षवर्धन में भी हा है, हुएन त्सांग, समझ लेना। तो चीनी यात्री कब आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट समझो। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष कन्नौज का शासक बना, बंगाल पर आक्रमण किया। हर्षवर्धन को मगध बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी कहीं नहीं मिली। पूर्व में यानी कि पूर्वी भारत में इनको ज़्यादा सफलता मिली। मगध बंगाल को जीत लिया इन्होंने, है ना। जैसे ही इन्होंने पूर्व भारत को जीता उसके बाद ये दक्षिण की ओर जाना चाहे। जब इन्होंने नर्मदा को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक दिया। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने हर्षवर्धन के बारे में आपको बता दिया कि 1400 साल पहले ये राजा थे। पहले थे ये थानेश्वर के, है ना। उसके बाद इनके बहनोई थे कन्नौज। इन्होंने अपनी बहन का विवाह कन्नौज के राजा के साथ किया था। ठीक, और राजा की मौत हो गई, बंगाल के शासक ने उनको मार डाला और उनकी बहन को भी बंगाल शासक ले गया ज़बरदस्ती। तो कन्नौज का शासन हर्षवर्धन ने अपने हाथों में लिया और बंगाल जाकर के उस राजा को परास्त किया और अपनी बहन को लेकर के वापस आए। ठीक, और अपनी बहन के नेतृत्व में इन्होंने कन्नौज का शासन संभाला, बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया हर्षवर्धन को। ठीक, तो इतना हर्षवर्धन और हुएन त्सांग भी आ गया था। हर्षचरित इनकी जीवनी है, बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट, ये मैंने आपको बता दिया। बंगाल बिहार को जीतने के बाद ये दक्कन की ओर गए। दक्कन में जैसे पहुंचे तो पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक दिया। अब पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को समझा देता हूँ। पल्लव क्या है? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था पल्लव। पल्लवों की राजधानी क्या है? कांचीपुरम है। चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था। चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया। चालुक्य व पल्लव एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे। चालुक्य पल्लव क्या करते थे? एक दूसरे के राज्य पर भी आक्रमण किया करते थे। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को समझ लो। चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय। इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति, जो प्रस्तुति लिखता था। पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुति किस व्यक्ति ने लिखी है? तो रवि कीर्ति ने लिखी है। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? वीणा को बजाते हुए दर्शाया गया है। करेक्ट। वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था? हुएन त्सांग। हुएन त्सांग, करेक्ट। उसके बाद यहां पर करना है आपको मिलान। भारत में प्राचीन समय के साथ मिलान करो। हर्षवर्धन का शासन जैसे हुआ होगा उसके बाद हुएन त्सांग हर्षवर्धन के शासन में आया होगा। ठीक है ना। तो 630 और 643 में आपका हुएन त्सांग आता है। ठीक, और 47 तक हर्षवर्धन का शासन रहता है। इन दोनों का मैंने मिलान कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सी का चौथा ये रहा, और किसी में भी ए में है। करेक्ट, आपका थर्ड जवाब है ए का सेकेंड। संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इस प्रकार से मिलान आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि कथन को पढ़ें और उत्तर दें। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में नहीं है, यह है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है, हरिसेन ने जिसकी रचना की है। तो पहला आपका यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सेकेंड ही सही मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए हैं। प्रस्तुतियों में जनसाधारण लोगों के बारे में नहीं बल्कि राजाओं के बारे में है। किसके बारे में? राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा जाता है। ठीक, इसलिए गलत हो जाएंगे आपके। अब ये देखो, मिलान करो। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मिल सकता है देखने को पेपर में इस प्रकार का। आपको देखो, बाणभट्ट को मैंने आपको बताया हर्षवर्धन
के शासनकाल में थे। हर्षचरित की रचना इन्होंने ही की, ठीक। और हरिसेन को भी मैंने बताया, समुद्रगुप्त की प्रस्तुति की रचना इन्होंने की। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का था, ठीक। और बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की। इस प्रकार से मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मिलान आपका हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और देखना आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अब उनकी रचनाओं से फिर पूछ लिया। हर्षचरित क्या होगा, बाणभट्ट के साथ हो जाएगा। मेघदूत की रचना कालिदास ने की, है ना। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता करी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम किताब की रचना आर्यभट्ट ने की। इस प्रकार से मिलान यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर मैं शुरू कर देता हूँ, इमारतें चित्र किताबें। सबसे पहले है महरौली का लौह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है आपका महरौली का लौह स्तंभ। ऊंचाई इसकी 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज़्यादा है, 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसमें चंद्र नाम के राजा का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इसमें जंग नहीं लगी है। तो महरौली का लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है, चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, जो गुप्त वंश के शायद हो सकते हैं। 1500 साल पहले निर्माण किया गया था। 7.2 मीटर है इसकी ऊंचाई, 3 टन से ज़्यादा इसका वजन है। यहाँ से क्वेश्चन बना है एक, उसी को सबसे पहले लपेट देता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। देख लेता हूँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। महरौली स्थित दिल्ली लोहे से बना है। 7.2 मीटर नहीं है, 7.2 मीटर, 7.2 मीटर। 1800 साल पहले नहीं बना है, 1500 साल पहले बना है। 3 टन के बराबर वजन है। ए और डी करेक्ट हो जाएंगे, ए डी। तो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है, टू द लाइन, लाइन टू लाइन से। उसके बाद स्तूप की मैं बात कर लेता हूँ। स्तूप क्या होता है? स्तूप का अर्थ टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल तो कभी बड़े या कभी छोटे। उन सब में समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज गाड़ दी जाती है या रख दी जाती है। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे धातु मंजूसा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बुद्ध के अवशेष या उनके शिष्यों के अवशेष स्तूप में रख दिए जाते हैं। जिसमें रखे जाते हैं उसको धातु मंजूसा बोलते हैं, जो धातु का होता है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा वाले वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। स्तूप के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाला होता है ना, उसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। और गर्भगृह क्या होता है? जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह के नाम से जानते हैं। मंडप क्या है? मंदिर में सभागार, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, कोई आयोजन जब होता है तब लोग इकट्ठा होते हैं, उसको मंडप के नाम से जाना जाता है। करेक्ट, करेक्ट है ना। उसके बाद शिल्पदीकारम एक किताब है, 1800 साल पहले रचा गया किताब शिल्पदीकारम। इलांगो कवि ने इसको रचा। तमिल महाकाव्य है। कोवलम नाम के व्यापारी पत्नी कन्नगी की कहानी है और नर्तकी माधवी की भी कहानी है। तो शिल्पदीकारम किसने लिखा? इलांगो कवि ने 1800 साल पहले लिखा, जो कि तमिल महाकाव्य है। कोवलम नाम के व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी है। नर्तकी माधवी भी इसमें आती है। मणिमेखलाई दूसरा ग्रंथ तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। 1400 साल पहले सतनार ने इसको लिखा। सतनार ने मणिमेखलाई लिख दिया। और शिल्पदीकारम किसने लिख दिया? इलांगो ने शिल्पदीकारम लिखा। दोनों में कंफ्यूज होते। मणिमेखलाई को सतनार ने लिखा, शिल्पदीकारम को इलांगो ने लिखा। करेक्ट। नेक्स्ट यहीं से क्वेश्चन देख लेता हूं। शिल्पदीकारम को किसने लिखा? इलांगो ने लिखा। करेक्ट। तमिल भाषा में रचित है। करेक्ट। कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी आपकी किसमें आती है? मणिमेखलाई में आती है। किसमें? मणिमेखलाई में आती है। ठीक, मणिमेखलाई में आती है। 500 वर्ष पहले नहीं, गलत है। ए भी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मणिमेखलाई के बारे में है, तमिल में है। सतनार ने इसको लिखा है। कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी 2500 वर्ष पहले नहीं लिखा गया है, 1400 साल पहले इसको लिखा गया है। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद मंडप क्या है? मंडप मैंने आपको बताया सभागार है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक, इकट्ठा होते हैं। आर्यभट्ट को समझ लो।
इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक किताब लिखी। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में भी ठीक पता कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद वही क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने लिखा दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी क्लास 6 NCERT आपकी हिस्ट्री का पत्ता हो जाता है बिल्कुल साफ, खत्म, द एंड, हिस्ट्री खत्म, यहीं से खत्म, पूरा खत्म।